ये कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में ही वसंत कुंज करके एक इलाका है। इसी इलाके में एक लड़की रहा करती थी। इनका नाम था लीना शर्मा। दिल्ली में ही अमेरिकन एम्बेसी स्कूल है। एक समय पर इसी स्कूल में लीना शर्मा असिस्टेंट मैनेजर थी। बाद में इन्होंने कुछ कारणों के चलते ये जॉब छोड़ दी। फिर इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल की थी। ये एक अच्छी स्विमर भी थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 9 बार नेशनल लेवल पर खेल चुकी थी। वैसे तो लीना का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का रहने वाला था। यहीं सुहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डूडादेह नामक गांव में लीना के माता पिता की 70 एकड़ जमीन थी। लीना की एक बड़ी बहन भी थी, हीना शर्मा। इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पति बेंगलोर में कोई जॉब करते थे। लीना और हीना के हिस्से में 35-35 एकड़ जमीनें थीं। बाद में हीना और इसके पति डूडादेह गांव में आकर रहने लगते हैं। आखिर ये बेंगलोर छोड़ डूडादेह गांव में क्यों आए, ये तो इन्हें ही पता होगा। लेकिन लीना दिल्ली में ही रहती थी और अपना जॉब करती थी। इनके हिस्से की 35 एकड़ जमीन ऐसे ही गाँव में पड़ी हुई थी। इसके ऊपर कोई भी बाउंड्री वगैरह नहीं बनाया गया था, जिससे सरकारी तौर पर एक ठोस सबूत बन जाए कि लीना के हिस्से में यहाँ से यहाँ तक की जमीनें हैं। लीना के एक सगे मामा जी भी इसी डूडादेह गांव में रहते थे। इनका नाम था प्रदीप शर्मा। ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये एक दबंग इंसान थे। गांव में इनका काफी दबदबा भी था। प्रदीप शर्मा अपनी भांजी लीना के हिस्से की करीब 11 एकड़ जमीन पर खेती करते थे, सब्जियां उगाते थे। हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा करते थे। लीना को लगता था कि ये मामा जी हैं, जमीन की देखभाल कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं। वैसे ये सब्जियों के कुछ पैसे लीना को भी भेज देते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लीना के माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इस दुनिया में बड़ी बहन के अलावा लीना का कोई भी गार्जियन नहीं था। जो भी लोग गांव में थे, बड़ी बहन, मामा जी वगैरह, यही लोग जमीन की देखरेख करते थे। एक दिन लीना ने सोचा कि इसके हिस्से की इतनी सारी जमीनें गांव में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्यों न लीगली उनकी फेंसिंग करा लूं। बाद में धीरे धीरे करके उन्हें बेच दूंगी और यहीं दिल्ली में या फिर जयपुर में जमीन लेकर के सेटल हो जाऊंगी। उम्र भी बढ़ ही रही थी, तो लीना शादी के बारे में भी सोच रही थी। अब तो इनके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं था। जो थी यही थी। यही अपने भविष्य का फैसला कर सकती थी। लीना के कुछ दोस्त भी थे। जो भी लीना के दिमाग में चलता था, ये अपने दोस्तों से जिक्र करती थी, राय मशवरा लेती थी। चूंकि लीना के हिस्से की 35 एकड़ जमीन में से 11 एकड़ पर मामा जी खेती करते थे, इसलिए लीना को थोड़ी चिंता हुई कि आखिर उनसे कैसे कहा जाए कि अब खेती केवल अपने जमीन पर ही करें। एक दिन ये अपने मामा जी को फोन करती है और जमीन की फेंसिंग के बारे में बात करती है। मामा जी ने बड़े प्यार से कहा कि गाँव आ जाओ और तुम्हारे हिस्से की जो भी जमीनें हैं सब कुछ देख लो, ठीक ठाक कर लो। इसके बाद 18 अप्रैल 2016 को लीना दिल्ली से भोपाल आती है। भोपाल में ही इनकी कोई फ्रेंड रहती थी। लीना यहीं पर ठहर जाती हैं। 20 अप्रैल को इनकी भोपाल से सुहागपुर की एक ट्रेन थी। ऐसे करके ये अपने गांव डूडादेह में पहुंचती हैं। यहाँ इन्होंने 23 अप्रैल को 35 एकड़ जमीन का सीमांकन कराया। इसके बाद 29 अप्रैल को फेंसिंग करानी थी। फेंसिंग कराने के बाद प्रॉपर्टी का सारा झमेला खत्म हो जाता। चूंकि लीना काफी सालों से अपने गाँव नहीं आई थी, इसलिए ये किसी को उतना जानती भी नहीं थी। इन्होंने अपनी फ्रेंड की मदद से फेंसिंग के सारे सामान खरीदे और मिस्त्री मजदूरों का भी इंतजाम कराया। गांव से लीना अपने दोस्तों से रोज फोन पर बातें करती थी, मैसेजेस करती थी, चैटिंग करती थी। गांव में क्या क्या चल रहा है, आगे कौन सी प्रक्रिया होनी है, सब कुछ दोस्तों से शेयर करती थी। जैसे ही फेंसिंग का दिन आया, अचानक से लीना ने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। अचानक ये अपने गाँव से भी गायब हो गयी। गांव में रहने वाले मामा जी और बाकी लोगों को लगा कि लीना यहाँ से चली गई हैं। उनको कोई काम आ गया होगा। हो सकता है कि काम पूरा करने के बाद वो वापस आ जाएं। इधर रोज बात करने वाले दोस्तों को भी लीना के कॉल्स और मैसेजेस आने बंद हो चुके थे। लीना के पास 2 फोन्स थे। कॉल करने पर दोनों ही फोन स्विच ऑफ बता रहे थे। दोस्तों ने लीना की बहन और मामा जी से संपर्क किया। उनसे लीना के बारे में पूछा। पता चला कि लीना यहाँ से चली गई है। दोस्त कहते हैं कि लीना यहाँ दिल्ली में नहीं आई है, उसका फोन भी बंद है। यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे लीना को लापता हुए 7 दिन हो गए। अभी तक लीना के घर वालों में से किसी ने भी पुलिस में कंप्लेन नहीं की। ये शांति से बैठे रहते हैं। उधर दिल्ली में रहने वाले कुछ दोस्त वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में लीना की मिसिंग कंप्लेन लिखाने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस को पता चला कि लड़की मध्य प्रदेश में लापता हुई है, तो यहाँ पर कंप्लेन नहीं लिखी जाती, क्योंकि मामला दूसरे स्टेट का था। ऊपर से दोस्तों को यह भी बोला
जा रहा था कि किसी रिश्तेदार को लेकर आए, तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों ने कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ 7 दिन बीत चुके थे, लड़की का कुछ अता पता नहीं था। लीना के घर वालों को भी अब कुछ अजीब लगता है। इसके बाद 5 मई 2016 को मामा जी प्रदीप शर्मा सुहागपुर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी भांजी लीना शर्मा की मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं। इनके अनुसार 28 अप्रैल की सुबह से लीना लापता हुई है। उसको गांव में हर जगह पर ढूंढ लिया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो दिल्ली में रहती है। उसके दोस्तों ने बोला कि लीना यहाँ दिल्ली में भी नहीं आई। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसे ढूंढना चाहिए। पुलिस ने कंप्लेन तो दर्ज कर लिया, लेकिन केस को हल्के में लेती है। इन्हें लगता था कि वो कहीं गई होगी, आ जाएगी। वैसे मामा जी वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब पुलिस में कंप्लेन लिखाने की नौबत आ गई तो घर वालों को भी लीना की फिक्र होने लगती है। 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक पुलिस ने लीना के केस को सीरियस नहीं लिया। उधर दोस्तों की भी कोई सुन नहीं रहा था। इनसे सरकारी तौर पर जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब तो इसके बाद इन दोस्तों के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, सोशल मीडिया का सहारा लेना। सभी दोस्त मिलकर एक फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखा गया सेव लीना शर्मा। इसके बाद ये लीना के बारे में पोस्ट करने लगे कि लीना इतने तारीख को यहाँ पर गई थी, इतने दिन बात हुई, फिर मैसेज और कॉल आना बंद हो गया। ये लीना के बारे में हर तरह की जानकारी पोस्ट करने लगे, जिससे भी उसको ढूंढने में मदद मिल सके। साथ में ये पुलिस के साथ हुए उस एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर करने लगे। धीरे धीरे ये पेज ग्रो होने लगता है, लोग जुड़ने लगते हैं। भोपाल के दोस्तों ने भी इसमें मदद की। लोग MP पुलिस को टैग करने लगे। कुछ ही दिनों में इस फेसबुक पेज पर मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े ऑफिसर्स की नजर पड़ती है। इन्हें पता लगता है कि लीना शर्मा नाम की एक लड़की सुहागपुर थाना क्षेत्र से लापता हो गई है। अभी तक पुलिस ने इसमें कुछ ठोस कदम नहीं उठाया है। इन्हें लगने लगा कि अगर केस में ध्यान नहीं दिया तो लोगों के सामने हमारी बदनामी होगी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगेंगे। इसके बाद ये ऑफिसर्स सोहागपुर थाना की पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। इनसे कहा जाता है कि कैसे भी करके लीना शर्मा के बारे में पता लगाना है, वरना बाद में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों द्वारा उठाया गया ये कदम कारगर साबित हो गया। सोहागपुर थाना की पुलिस केस को सीरियस लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को ईमानदारी से शुरू करती है। लीना के मामा जी के अनुसार ये 28 अप्रैल से लापता है। लीना को गायब हुए अब तक 15 दिन बीत चुके थे। इसका फोन नंबर लेकर इसे सर्विलांस पर लगाया जाता है। पहले तो लीना के दोनों फोन नंबर्स बंद थे। जब भी कॉल करते हैं तो ये स्विच ऑफ का संकेत देते थे, लेकिन खुशकिस्मती से अब लीना का फोन नंबर एक्टिव हो चुका था। सर्विलांस के जरिए पता चला कि लीना का फोन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले पिपरिया नामक इलाके में एक्टिव है। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस की एक टीम को पिपरिया भेजा जाता है। लोकेशन के हिसाब से पता लगाते लगाते वो इंसान मिल गया जिसके पास लीना का फोन था। पुलिस लड़के के पास आती है, इससे पूछताछ करती है। लड़का कहता है कि इसे ये फोन एक ट्रेन में पड़ा हुआ मिला। घंटों तक जब कोई भी नहीं आया तो मैंने फोन को उठा लिया। पुलिस कुछ देर तक इस लड़के से बातचीत करती है। इसके बैकग्राउंड के बारे में छानबीन किया जाता है। पता चला कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है। इसका बैकग्राउंड क्लीन था, किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद लीना का फोन लड़के के पास से जब्त कर लिया जाता है। पुलिस ने लड़के से थोड़ी देर पूछताछ किया, फिर छोड़ दिया। वो जो लीना का दूसरा फोन था उसके बारे में कहीं नहीं पता चला। अब मिले हुए फोन को कंट्रोल रूम में लाकर इसके नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। लीना ने अपने आखिरी दिनों में जिन लोगों से फोन पर बात की थी वो सभी नंबर सेव थे, सभी लीना के जानने वाले लोग थे। लेकिन इसकी सबसे आखिरी बार जिस नंबर पर बात हुई थी वो एक अननोन नंबर था। लीना ने इसे सेव नहीं किया था। पुलिस ने सोचा कि अगर इस नंबर के बारे में पता कर लें तो शायद लीना से रिलेटेड कोई सुराग मिल सकता है। इसके बाद इस अननोन नंबर की सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। पता चला कि ये नंबर किसी ऑटो ड्राइवर का है। इस ऑटो ड्राइवर को ढूंढते हैं। ढूंढकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए लाया जाता है। ऑटो ड्राइवर कहता है कि हाँ, मैं लीना को जानता हूँ। 29 अप्रैल को मैंने उन्हें डूडादेह गांव में लाकर छोड़ा था। इसकी ये बात सुनकर पुलिस हैरान हो गई। मामा जी के मिसिंग कंप्लेन के हिसाब से लीना 28 अप्रैल की सुबह से लापता है और ये ड्राइवर कह रहा है कि इसने 29 अप्रैल को लीना को गांव में लाकर छोड़ा था।
पुलिस ऑटो ड्राइवर से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ कि तुमने कब लीना को यहाँ पर छोड़ा था। ऑटो ड्राइवर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि 29 अप्रैल को ड्रॉप किया। इसको ये बात अच्छे से याद थी क्योंकि लीना ने इनका नंबर ले रखा था और यही ड्राइवर थे जो गाँव तक लीना को ड्रॉप करते थे। इन्होंने 29 अप्रैल को भी ड्रॉप किया था। अब पुलिस दोबारा सोचती है कि लीना की आखिरी बार इसी ऑटो ड्राइवर से बात हुई थी। इन्होंने तुरंत लीना और इस ऑटो ड्राइवर के आखिरी बार कॉल करने की डेट को ध्यान से देखा। ये देखते ही पुलिस के लोग चौंक उठते हैं। इनकी फोन पर आखिरी बार बात करने वाली डेट 29 अप्रैल की सुबह 8 बजे के आसपास की थी। पुलिस को एहसास हो गया कि लीना के मामा ने रिपोर्ट में गलत डेट लिखाई है। क्या उन्होंने ऐसा अनजाने में किया या जानबूझकर किया, ये तो उनसे पूछने पर ही पता चल सकता था। अभी भी लोग फेसबुक ग्रुप में लीना के गुमशुदगी के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस इस ग्रुप में विजिट करती है, शायद यहाँ से कोई सुराग मिल जाए। ग्रुप में लीना शर्मा के कुछ खास दोस्त भी थे। ये दोस्त अपनी फ्रेंड के गायब होने में इसके मामा जी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लीना पिछले कई सालों से जमीन की वजह से तनाव में रह रही थी क्योंकि इसके मामा जी जबरदस्ती लीना के जमीन पर खेती कर रहे थे। मामा जी के साथ लीना का कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हाई कोर्ट में चल रहा था क्योंकि उन्होंने लीना की जमीन के कुछ हिस्से कब्जा भी कर लिए थे। साथ में लीना ने कोर्ट में एक कंप्लेन भी की थी। इन सब के बावजूद अगर लीना गांव में आए और अचानक से गायब हो जाए तो शक किस पर जाना चाहिए। पुलिस के मन में ऑलरेडी मामा जी प्रदीप शर्मा को लेकर शक पैदा हो ही रहा था क्योंकि उन्होंने लीना के गायब होने की गलत डेट बताई थी। ऊपर से फेसबुक ग्रुप में लीना के दोस्तों की ये बातें। इसके बाद पुलिस बयान दर्ज करने की बात कहकर प्रदीप शर्मा को पुलिस स्टेशन में बुलाती है। मामा जी पुलिस स्टेशन में आते हैं। इनका कहना था कि लीना 28 अप्रैल को भोपाल से यहाँ पर आई थी। उसको अपने जमीन की फेंसिंग करानी थी। वो यहाँ पर आई फिर अचानक से चली गई। पुलिस आगे मामा जी से ऐसे सवाल पूछती है कि ये प्रेशर में आ जाए। पुलिस ऑफिसर्स पूछते हैं कि आपको कब एहसास हुआ कि लीना गायब हो गई है, आपने इतनी लेट रिपोर्ट क्यों लिखाई, उसके गायब होने के बाद आपने क्या क्या किया, क्या आपको उसके गायब होने की डेट अच्छे से याद है। लीना शर्मा 29 अप्रैल, 27 अप्रैल या 30 अप्रैल को भी गायब हो सकती थी। मामा जी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि लीना 28 अप्रैल से ही लापता है, इन्हें बहुत अच्छे से याद है। अब पुलिस अपना असली इंटेरोगेशन शुरू करती है। प्रदीप शर्मा के सामने वो चीजें रखी गईं जिसकी कल्पना इसने नहीं की थी, जो शायद ये सोच नहीं सकते थे कि पुलिस ये भी पता कर सकती है। इसमें लीना का फोन था, लीना के दोस्तों की बातें थीं, ऑटो ड्राइवर का बयान था, ऐसे ही बहुत सारी चीजें थीं। इन सभी चीजों को देखकर प्रदीप शर्मा टूट गया। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर लीना शर्मा का कत्ल किया था। कहानी कुछ यूं थी कि लीना शर्मा के माता पिता के पास करीब 70 एकड़ जमीन थी। इसमें से 35 एकड़ बड़ी बेटी हीना और बाकी 35 एकड़ छोटी बेटी लीना का था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो 2004 में माता जी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद लीना अपने पढ़ाई और करियर के लिए दिल्ली चली जाती है। हीना ने तो अपने पति के साथ मिलकर अपने हिस्से की जमीन का सारा हिसाब किताब ठीक कर लिया था। रह गई लीना। वैसे लीना अपनी बड़ी बहन की लीगल एडवाइजर भी थी। लीना के जमीन में से 11 एकड़ पर मामा जी ने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। लीना को लगा कि मामा जी जमीन की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए ये निश्चिंत होकर दिल्ली में रहती थी, अपना जॉब करती थी। चूंकि लीना की सारी पैतृक प्रॉपर्टी मामा जी की देखरेख में थी, इसी बात का फायदा उठाकर मामा जी ने धोखे से कुछ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। जब इस बात की भनक लीना को हुई तो ये केस कर देती हैं। ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। लीना ने एक कंप्लेन भी की थी। एक दिन ये अपने मामा को फोन करके बोलती हैं कि जमीन की फेंसिंग करानी है। मामा को लगता था कि ये इतने दिनों से सब्जी उगा रहे हैं, इसलिए अब ये जमीन इनकी हो चुकी है। इन्होंने आगे सोचा कि अगर लीना ने फेंसिंग करा लिया तो ये 11 एकड़ जमीन उसकी हो जाएगी, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। मामा की प्रॉपर्टी पर नजर थी। मामा इससे कॉल पर बोलते हैं कि गांव आकर अपना जो करना है सब कर लो। फिर लीना 18 अप्रैल को दिल्ली से भोपाल आती हैं। यहाँ ये अपनी एक फ्रेंड के घर पर रुकी। 20 अप्रैल को ट्रेन से सुहागपुर पहुंची। 23 अप्रैल को लीना ने अपनी जमीन का सीमांकन कराया। इसके बाद 29 अप्रैल को फेंसिंग की डेट रखी गई। जमीन का सीमांकन कराने के बाद लीना वापस से भोपाल अपनी फ्रेंड के घर पर चली जाती हैं।
यहाँ इन्होंने फेंसिंग कराने का सारा मटेरियल खरीदा, मजदूरों का इंतजाम किया। सारी तैयारी करने के बाद 29 अप्रैल की सुबह में लीना ऑटो ड्राइवर के साथ गांव में पहुंचती हैं। यहाँ पर मजदूर और वो बाकी लीगल कर्मचारी भी आ गए, जिनकी देखरेख में सब कुछ होना था। अब काम शुरू होने ही वाला था। तभी इसी समय मामा जी अपने 2 सहयोगियों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। इन्होंने लीना से कहा कि अभी फेंसिंग क्यों करा रही हो, मैं भी कुछ ही दिनों में फेंसिंग कराने वाला हूँ, तुम्हारा भी करा दूंगा। तुमको बार बार यहाँ पर आकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीना को लगा कि मामा जी ठीक बोल रहे हैं, आखिर हैं तो मामा ही, मेरे बारे में भला ही सोचेंगे। लीना अपने मामा जी की बात मान गई। इसके बाद मजदूरों की मदद से फेंसिंग का सारा सामान पड़ोस में सुरक्षित रखवा दिया जाता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो इसे यूज किया जाए। फिर लीगल ऑफिसर और मजदूर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बच गए मामा, इनके दोनों नौकर और लीना। मामा ने पहले ही अपने दोनों नौकरों को समझा दिया था कि क्या क्या करना है। मामा लीना से बात करने के बहाने एक झोपड़ी के पीछे ले जाते हैं। दूर दूर तक पूरा खेत था। मामा लीना से कहते हैं कि तुम फेंसिंग मत कराओ, मैं इतने दिनों से तुम्हारे 11 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा हूँ, वो मुझे दे दो। लीना ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीछे से एक नौकर अपने हाथ में पत्थर लेकर आया और लीना के सर पर वार कर दिया। लीना नीचे गिर गई। फिर मामा और इनका दूसरा नौकर लाठी से लीना को पीटना शुरू कर देते हैं। मामा ने पहले वाले नौकर से बोला, ट्रैक्टर लेकर आओ। जब तक वो ट्रैक्टर लेकर आया, इधर मामा ने अपनी भांजी का गला दबाकर इसे खत्म कर दिया। ट्रैक्टर में शव को रखा गया, साथ में नमक और यूरिया के पैकेट्स भी रखे गए। इसके बाद ये 4 किलोमीटर दूर एक जंगल में जाते हैं। यहाँ पर एक नाला था। गर्मी के मौसम में यहाँ का पानी सूख गया था। इसी नाले में तीनों ने खुदाई की, गड्ढा बनाया। फिर मामा ने लीना के सारे कपड़े उतार दिए ताकि शव की पहचान ना हो पाए। इसके बाद शव को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। ऊपर से नमक और यूरिया भी छिड़के जाते हैं ताकि शव जल्दी से गल जाए। ये 29 अप्रैल की दोपहर की बात है। फिर इन्होंने गड्ढे को ढक दिया। लीना के फोन्स भी इन्होंने ले लिए थे। आपको शायद याद होगा कि अजय देवगन की एक मूवी आई थी, दृश्यम। इस मूवी में जिस तरह से कत्ल करने के बाद फोन को ट्रक में फेंका गया था, ठीक इसी तरह से मामा जी ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर लीना के दोनों फोन्स को ट्रेन में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। इसके बाद ये अपने अपने घर चले गए। एक हफ्ते तक ये वेट करते हैं ताकि बॉडी गल जाए, क्योंकि अगर जैसे तैसे पुलिस शव को ढूंढ भी ले तो पहचान न पाए। ये सारी घटना सुनने के बाद पुलिस ने दोनों नौकरों को भी अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि 5 मई को मामा जी और लीना की बड़ी बहन दोनों साथ में पुलिस स्टेशन गए थे मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए। अब तीनों अपराधी अरेस्ट हो चुके थे। इन्हें उस जंगल में ले जाया जाता है जहाँ पर इन्होंने शव को ठिकाने लगाया था। पुलिस इनके जरिए शव को बरामद कर लेती है। काफी हद तक शव गल चुका था। शव के पास से अंगूठी जैसे कई गहने भी मिले। इसके बाद इसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। पहचान के लिए लीना की बहन के ब्लड सैंपल भी लिए गए ताकि डीएनए जांच कर सकें। बाद में डीएनए मैच भी हो गया। लीना के दोस्तों के अनुसार लीना की बड़ी बहन भी इस साजिश में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन के गायब होने पर भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। कई दिनों बाद जाकर लिखाई। दोस्तों ने इनसे बोला था कि वो गायब है, फिर भी ये शांत रही। लीना के लापता के समय बहन से ज्यादा उसके दोस्त परेशान थे। बड़ी बहन हमेशा लीना को जमीनी विवाद से दूर रहने की नसीहत देती थी। शायद इनकी भी नजर लीना की प्रॉपर्टी पर थी, क्योंकि लीना के पास अपनी बड़ी बहन से ज्यादा प्रॉपर्टी थी। इनके पास पैतृक संपत्ति के साथ 7000 स्क्वायर फुट का घर था। लीना की 2 मौसियों ने भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी की आखिरी वारिस लीना को बनाया था। नाना जी ने भी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लीना को दे दिया था। जब लीना का शव मुर्दा घर में रखा था तो हीना अपनी बहन को देखने के लिए गाड़ी से आई थी, लेकिन ये अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरती। इनके पति का कहना था कि 17 महीने के बच्चे की वजह से ये नहीं जा पा रही हैं। गाड़ी में बैठे बैठे ही बहन ने सारी कागजी कार्रवाई की, जिसके बाद शव हैंडओवर किया गया ताकि अंतिम संस्कार कर सकें। कुल मिलाकर दोस्तों का शक मामा जी के साथ साथ लीना की बड़ी बहन पर भी था। मामा जी और बाकी 2 लोगों पर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। इनके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। इन्होंने जुर्म भी कबूल कर लिया था। फिर भी ट्रायल के 9 महीनों बाद मामा को बेल मिल गया और 11 महीने बाद दोनों नौकर भी बेल पर बाहर आ गए। कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 2023 में सेशन कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस ट्रायल के दौरान भी मामा का परिवार लीना के खेत में सब्जी उगा रहा था, खेती कर रहा था। लीना के वकील ने जब ये मुद्दा कोर्ट में उठाया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी लीना का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है, जिससे खून का रिश्ता है, प्रॉपर्टी उसको दे दिया जाए। देखा जाए तो सबसे करीबी रिश्ता लीना की बड़ी बहन का ही है। जो भी लीना का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है, जिससे खून का रिश्ता है, प्रॉपर्टी उसको दे दिया जाए।
देखा जाए तो सबसे करीबी रिश्ता लीना की बड़ी बहन का ही है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।